हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इस सेशन में उत्तर वैदिक काल को। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बाद अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल को, जिसका कि टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। 1000 से लेकर के 600 BC तक का यह काल है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और जो भी उसके बाद के ग्रंथ हैं वो इसी पीरियड में यानी कि उत्तर वैदिक पीरियड में ही लिखे गए हैं। इसलिए ऋग्वेद का काल जो था ऋग्वेद से मिलने वाला जानकारी से था, इसलिए उसको ऋग्वेद कहते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको पूर्व वैदिक काल, और इसको उत्तर वैदिक काल या फिर पोस्ट वैदिक एज, यानी कि इसकी जानकारी हमें सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, उपनिषद आदि से मिलता है। और इस काल की जो सबसे विशिष्टता ये थी कि यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। और इस काल का इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस काल में यानी कि 1000 BC तक में लोहे का जो खोज है वो हो चुका था, यानी कि लोहे के इस्तेमाल से यहाँ के समाज, उत्तर वैदिक समाज परिचित थे। लोहे का आविष्कार हो चुका था, जो कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले 1000 BC में देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। चलिए देखते हैं आगे इसमें कि इस काल का यानी कि उत्तर वैदिक काल का राज्य व्यवस्था कैसा रहा, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, और सामाजिक व्यवस्था कैसा था, और धार्मिक जीवन कैसा था। तो ऐसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि वहाँ का प्रशासन कैसा था। तो हम लोगों ने ऋग्वेद में पढ़ा था कि राजा जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते थे, उसका अधिकार बहुत सीमित था, और उनको संचालन के लिए यानी कि राजा के कर्तव्यों का निर्वहन होता था 4 संस्थाओं से मिलकर के होता था, यानी कि 4 संस्थाओं के विचार विमर्श से होता था, और सभा समिति जो है राजा को चुनते थे। लेकिन इस काल में देखने को मिलता है कुछ उससे उलट के, यानी कि यहाँ पर राजा जो है अपने आप को पावरफुल कर लेता है और सभा समिति रहता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत कम हो जाता है, और विदत जो कि सबसे प्राचीनतम संस्था थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। इसमें जो महिलाओं का जो प्रवेश ऋग्वेद में था, ये उत्तर वैदिक काल में इसको वर्जित कर दिया जाता है। और इस काल में राज्यों का विस्तार यानी कि जनपद का उल्लेख मिलता है, राज्यों का विस्तार का उल्लेख मिलता है। पहले का जो समाज था ऋग्वेदिक का, वो था सेमी नोमैडिक सोसाइटी था, और यह जो सोसाइटी है यह एक स्टेबल सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पर कृषि जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर लोग एक अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए। पहले ऋग्वेद में लोग पशुपालक थे सिर्फ, और इसमें पशुपालक साथ में पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करना शुरू कर दिए थे, इसलिए यहाँ का जीवन अस्थायी हो गया था, और यहाँ पर राज्यों का विस्तार क्षेत्र में वृद्धि भी देखने को मिलता है इस उत्तर वैदिक काल में। और एक जो टैक्स का सिस्टम था पहले, जो कि टैक्स सिस्टम कहने का मतलब जो बलि जो चढ़ावा के रूप में वहाँ के लोगों के द्वारा, हम जन सामान्य के द्वारा उपहार के तौर पे दिया जाता था या फिर स्वेच्छा से दिया जाता था, इस एज में उसको एक अधिकार बना लिया राजाओं ने, यानी कि इसको एक नियमित रूप दे दिया गया, बलि को एक अधिकार बना लिया। और यहाँ पर इसके कलेक्शन के लिए, जो कि ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है कि इसको कलेक्ट करने के लिए कोई ऑफिसर नहीं था, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में इसको कलेक्ट करने के लिए संगृहित्री नाम के ऑफिसर भी नियुक्त किए गए थे। आगे देखिए इसका, तो राजा का जो पद था वो अनुवांशिक हो चला था, यानी कि ऋग्वेद में सभा द्वारा चुना जाता था, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में यह जो पद था राजा का, यह वंशानुगत हो चला था। राज्य के लिए लड़ाई, यानी कि हम लोगों को पता है कि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ हम लोगों ने देखा था कि गाय के लिए लड़ाई होती थी, यानी कि गाय को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा संपत्ति गाय थी। लेकिन यहाँ पे इस एज में हम लोग देखते हैं कि गाय के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर राज्य के लिए यानी कि राज्य हड़पने के लिए लड़ाई होती थी। यहाँ पर एक फेमस युद्ध आपको देखने को मिलता है पांडव और कौरव का, जिसमें कि बेस्ट महाभारत है, जो कि एक ही कुल के थे। कुरु कुल के होने के बावजूद भी वो लोग आपस में लड़े थे, और लड़ने से वो लोग आपस में जर्जर हो गए थे, लड़ते लड़ते बर्बाद हो गए, और वो सिर्फ इसलिए था राज्य के लिए। और आगे देखते हैं कि कर्मकांड और विधान से राजा को और शक्तिशाली बना दिया गया। राजा जो है वहाँ पर अपने प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपने पावर का इजहार दिखाने के लिए यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे यज्ञ करते थे, जिसमें कि
राजस्व यज्ञ अपना प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते थे। यह जो यज्ञ था अपना प्रतिष्ठा दिखाने हेतु, और इसका मतलब था कि उसे दिव्य शक्ति की प्राप्ति हो गई। अश्वमेघ योग, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है कि इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जो है बिना रुके जहाँ तक वो चलता वह क्षेत्र, वहाँ तक का क्षेत्र राज्य के उस राजा के अधीन हो जाता था, यानी कि यह राज्य विस्तार का एक यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ यानी कि यह एक रथ दौड़ था जिसमें कि रथों को दौड़ाया जाता था, जिसमें राजा रथों करके अपना शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ऋग्वेद में 4 संस्था थी जिसको प्रशासन में पार्टिसिपेट करते थे आपस में विचार विमर्श करके, और यहाँ पे राजा थोड़ा सा शक्तिशाली हो जाने की वजह से यहाँ पे उन सभाओं को, उस संस्थाओं का जो प्रतिष्ठा उसको खत्म करके यहाँ पे अपने सहायता के लिए पुरोहित रखते थे, सेनापति रखते थे, पटरानी जैसे उच्च अधिकारी को रख देते थे। यहाँ पर सेनानी या सेनापति जो है, यहाँ पर जो सेनापति का सिस्टम है या जो सेना है परमानेंट नहीं था, यहाँ पर भी सेना नियमित नहीं था। यहाँ के वही लोकल लोग थे जिसे कि भर्ती करके युद्ध खत्म होने पर उसे फिर भर्ती से हटा दिया जाता। इसके बाद यहाँ का देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा था। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। तो ऋग्वेद में सिर्फ 2 ही वर्ण सिस्टम थे, एक आर्यवर्ण और दूसरा दास वर्ण, लेकिन इस काल में उत्तर वैदिक काल में हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, जो कि ऋग्वेद में ही जोड़ा गया था इसको। और मैंने बताया कि 10वें जो मंडल थे उसमें जोड़ा गया था 4 वर्ण को, जो कि सबसे अंतिम में जोड़ा गया था। वो इस एज में मैच्योर अवस्था में दिखाई पड़ता है। उस एज में व्यावसायिक आधार पर वर्ण सिस्टम था, यानी कि जन्म के आधार पर नहीं था, और इस एज में जन्म के आधार पर बांट दिया जाता है 4 वर्णों को, जिसमें से ये 4 वर्ण कौन कौन से थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो ब्राह्मण थे इन वर्णों में से, 4 वर्णों में से पहला वर्ण जो ब्राह्मण है, ये वहाँ के जो 16 तरह के पुरोहित थे, उत्तर वैदिक काल के 16 तरह के पुरोहित हुआ करते थे, उसमें से एक प्रकार था ब्राह्मण का, जो कि अन्य जो 15 प्रकार के पुरोहित थे उन सब का दमन करके, उन सबको पीछे छोड़ते हुए ये आगे निकल गए, उनको दबाते हुए। श्रेष्ठता की लड़ाई, यानी कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच हमेशा आमना सामना या लड़ाई होते रहता था, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, यानी कि अपनी श्रेष्ठता की लड़ाई लड़ते रहते जब तक। और जब इनकी सामना, इन 2 वर्णों के सामना, क्षत्रिय और ब्राह्मण के सामना जब निम्न वर्गों से होता था, तो ये लोग आपस में लड़ाई को भूलकर मिल जाते थे और दोनों मिलकर के निम्न वर्णों का सामना करते थे। समाज में, उत्तर वैदिक समाज में जो 4 वर्ण में बटा हुआ था, इसमें से जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, यानी कि वह लोग उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, जिसमें कि जिसके तहत वो लोग जनेऊ पहन सकते थे। लेकिन शूद्र जनेऊ उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं थे, यानी ये जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे, जनेऊ। और इसी काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रारंभ हुआ था। गोत्र का अर्थ होता है गोष्ठ, जिसका मतलब ये समझिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पर समुचे कुल का गोधन को पाला जाता था, उस जगह को गोत्र कहा जाता था, गोष्ठी कहा जाता था, गोष्ठ कहा जाता था। और बाद में इसका अर्थ बदल करके इस प्रथा को लागू किया, जिसमें कि गोत्र प्रथा जो है उसी का डिराइव है, उससे उत्पन्न हुआ, और जिसमें कि यह माना गया कि एक मूल पुरुष से उत्पन्न होने वाले, यानी एक मूल पुरुष से जितने भी लोग पैदा हुए, उसके जो समुदाय है उसको गोत्र कहा जाने लगा। और बाद में यह रिवाज चल पड़ा कि एक ही गोत्र में, एक सेम गोत्र में शादी नहीं की जा सकती। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 आश्रम इस काल में। यहाँ के सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें 4 आश्रम का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कि जो पहला अवस्था है वो छात्रावस्था है या ब्रह्मचार्य अवस्था है, जो कि 25 साल तक उम्र तक होता है। और उसके बाद गृहावस्था, जो कि 25 साल से लेकर के 50 साल तक अवस्था है। और उसके बाद वानावस्था, जो कि 50 साल से लेकर के 75 साल तक होता है। और संन्यास अवस्था, जो कि 75 साल से लेकर के 100 साल तक का पीरियड टाइम होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आर्थिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था। तो लोहे की खोज हो जाती है, जिससे कि वहाँ के लोग कृषि करना शुरू करते हैं, और कृषि जब लोग करेंगे तो वहाँ का समाज अस्थायी हो जाता है, अस्थायी कृषि वाले समाज बन गए उत्तर वैदिक काल का समाज। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख मिलता है। काटक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल खींचने का भी प्रमाण मिलता है। और
चूँकि यहाँ पर लोहे का खोज हो चुका था और कृषि भी उन्नत हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि अधिशेष कृषि होता है, यानी कि कृषि का जो उपजाऊ था इतना था कि लोग खाने के बाद भी कुछ अनाज बच जाते थे और उस अनाज का जो है उद्योग में या व्यापार में सहयोग मिला, बढ़ावा मिला। तो इस अधिशेष कृषि ने व्यापार को बढ़ावा दिया और व्यापार जो होता था इस काल में वो बार्टर सिस्टम के द्वारा, यानी कि वस्तु विनिमय प्रथा के द्वारा, प्रणाली के द्वारा, क्योंकि इस समय तक जो है किसी भी तरह का मुद्रा या फिर सिक्के का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम लोग देवता। इस काल का जो देवता थे या फिर धार्मिक जीवन किस तरह का था, तो हम लोग को पता है। अच्छा, ये जो कुरु और पंजाल जो दोआब क्षेत्र है, उत्तर वैदिक काल के जितने भी साहित्य लिखे गए हैं इसी क्षेत्र में लिखे गए, यानी कि इसका जो विकास हुआ है वो दोआब क्षेत्र में, जो कि कुरु और पंचाल का क्षेत्र था। इस काल का जो सर्वोच्च देवता है वो है प्रजापति, जिसे कि सृजन का देवता कहा जाता है। रुद्र जो है पशुओं का देवता है। विष्णु जो कि पालक एवं रक्षक देवता, यानी कि पालक पोषण करने वाला देवता और रक्षा का देवता। इंद्र जो कि ऋग्वेद काल में बहुत ही प्रतापी देवता था, वो इस काल में देखने को मिलता है राक्षसों का वध करने वाला देवता। और उसके बाद है पूषण जो कि ऋग्वेद में एक पशुओं का रक्षा करने वाला देवता था, वो शूद्रों का देवता माना जाता है इस काल में। और इस काल के आखिर तक यानी कि अंत तक 600 BC के आसपास में ये जो इस काल का कर्मकांड और जो पुरोहित लोग थे इन लोगों का विरोध शुरू हो चुका था। पुरोहित और इन कर्मकांडों का प्रबल विरोध शुरू हो जाता है और इसी के फलस्वरूप 600 BC में उपनिषदों का संकलन होता है, यानी कि उपनिषदों को लिखा जाता है। और जिसमें कि ये जो कर्मकांड है उत्तर वैदिक काल का और जो रिजिडिटी है वर्णा सिस्टम का और जो पुरोहितों का जो मायाजाल का, इन सब से उबरने के लिए उपनिषद को लिखा गया और जिसमें कि घोर निंदा की गई इस कर्मकांडों का। और इस रिजिडिटी से या फिर जो चार वर्ण सिस्टम या जो कर्मकांड का जो समाज था इससे निकलने के लिए लोगों ने नए धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसी वजह से इन्हीं कर्मकांडों के जाल से निकलने के लिए फैला, वो तेज से प्रसिद्ध हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।